नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कुंडली में मार्च 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर बनेगा, किन किन भावों में बनेगा और इसका क्या प्रभाव होगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। देखिए, गज केसरी राजयोग कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर अनायास ही प्राप्त होते रहते हैं। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है क्योंकि ये राजयोग आपकी कुंडली में शुक्र के अलावा भी बनेगा और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा भी बनेगा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। और साथ ही साथ जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है और यहाँ पर 12 मार्च तक शुक्र का भी गोचर है। शुक्र 12 मार्च को सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब चलिए पहली डेट की बात करें तो पहली डेट है 3 मार्च। 3 मार्च को दिन है शुक्रवार और समय है प्रातः 8:58। प्रातः 8:58। बहुत ही शुभ योग है, बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि होगी।
चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कर्क राशि चंद्रमा की उच्च की राशि है और कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, तो इस तरह से ये बहुत ही शुभ योग बनेगा आपकी कुंडली में। हालांकि छठे भाव से गज केसरी राजयोग नहीं बनता, लेकिन दशम भाव का संबंध गुरु और चंद्रमा से बनने पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा। देखिए, दशम भाव क्या है? कर्म का भाव कहा जाता है। आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी ख्याति, आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, आपकी विश्वसनीयता और महत्वाकांक्षा, इन सब का विचार दशम भाव से किया जाता है। आपकी व्यावसायिक सफलता, सरकार से सम्मान और कैरियर स्टेबिलिटी, ये दशम भाव शो करता है। अब यहाँ पर चंद्रमा का गोचर है और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो कैरियर को लेकर आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति बन रही थी वह दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना है या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करनी है, ये चीज़ आप डिसाइड कर पाएंगे। कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करने का अत्यंत शुभ योग बनेगा। आप अगर जॉब में हैं गज, तो इस समय आपका स्टेटस ग्रो होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, साथ ही व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे या फिर आप स्वयं गवर्नमेंट का अंग बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस समय आपको सरकार से धन और सरकार से सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से लाभ मिल सकता है और आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी कर सकते हैं। समाज में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और ये समय आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करने वाला होगा। आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीद सकते हैं। 8 मार्च को पुनः देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध बनेगा और 8 मार्च को ही चंद्रमा पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी। समय है 8:53। दिन है बुधवार, चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि है और इस दिन चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और चंद्रमा पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी। अब 12वें भाव में भी गज केसरी राजयोग नहीं बनता, लेकिन 12वें भाव का संबंध गुरु से, चंद्रमा से और शुक्र से बन रहा है। 3 ऐसे ग्रह जो कि सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं, उनका संबंध 12वें भाव से बनेगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। अब 12वां भाव खर्चों का होता है। अगर आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं
और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं तो देवगुरु के प्रभाव से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगी। आप उन खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग तलाश लेंगे और कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। शुक्र के प्रभाव से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि कोई कर्ज अगर था तो वो कर्ज समाप्त होगा। 12वां भाव विदेश का। आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। विदेशी व्यापार से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म, अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है और आप देखेंगे अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी, व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी। ईश्वर स्वयं इस समय आपकी हेल्प करेंगे और आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था तो उसमें भी राहत पाने का योग बनेगा। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, आपको ननिहाल पक्ष का भी सपोर्ट मिलेगा और कोई कर्ज, कोई समस्या आपके जीवन में थी तो आप उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। अगली तिथि है 12 मार्च। 12 मार्च को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में बनेगा। 12 मार्च को प्रातः 2:18 से यानी 12 मार्च और 13 मार्च दोनों ही दिन ये शुभ योग आपकी कुंडली में बनेगा। दिन है रविवार, चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी की तिथि है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन के संचय, वाणी और परिवार का होता है। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपकी आजीविका, फूड और इन्वेस्टमेंट्स को शो करता है। तो इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप शांत मन से बैठकर ये तय कर पाएंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती करके धन की बचत की जाए। आप धन का निवेश करना चाहते थे लेकिन तय नहीं कर पा रहे थे कि गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में या बैंक एफडी में निवेश करें, तो आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कहाँ निवेश करने से ज़्यादा लाभ होगा। ये भी संभव है कि इस समय भाग्यवश, चूँकि देवगुरु भाग्य के भी कारक होते हैं, आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाए जो इस कार्य में आपकी हेल्प करे और आप सही जगह पे निवेश करने में सफल हो पाएं। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उसका विस्तार होता है, तो इस समय आपके परिवार का विस्तार होगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है या किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह की तनाव की स्थिति थी तो आप शांत मन से बैठकर विचार करेंगे तो संबंधों में सुधार का मार्ग आपको मिल जाएगा और इस कार्य में ईश्वर भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि देवगुरु ईश्वरी कृपा भी प्राप्त करा देते हैं। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपके मन में धर्म, अध्यात्म के प्रति नैसर्गिक रूप से
झुकाव बढ़ेगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब इस समय अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों को लेकर कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जैसे रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम है इस तरह का, तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। आप मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, ऑडिट या टैक्सेशन के क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। और आप अगर गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन थे तो आपका फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी का मैटर भी सॉल्व होगा। 12 मार्च के बाद ये शुभ योग आपकी कुंडली में 21 मार्च को बनेगा। 21 मार्च को दिन है मंगलवार और समय होगा 11:57, 11:57 AM, यानी दोपहर के आसपास। चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या का ये दिन होगा और चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, कुंडली के छठे भाव में, और यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। अब भले ही गुरु और चंद्रमा छठे भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनाएंगे, लेकिन छठे भाव का संबंध गुरु और चंद्रमा से बनने पर उसका प्रभाव पड़ेगा। छठा भाव रोगों का, कर्ज का, शत्रुता का होता है। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु और चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं और इनके प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है या आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ननिहाल पक्ष का भी सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपना कर्ज भी उतार सकते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और व्यवसाय में, व्यापार में निवेश करने के लिए लोन लेना चाहते हैं बैंक से तो उसके भी मिलने का योग बनेगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, जैसे वकालत का कार्य, फाइनेंशियल एडवाइज़र का कार्य, लीगल एडवाइज़र का कार्य, कंसल्टेंसी का कार्य, मेडिकल का कार्य, पैथोलॉजी का कार्य या इस तरह का जो भी कार्य है, या समाज सेवा का कार्य, राजनीति से जुड़ने का कार्य, ये सब आप इस समय कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश जाने की मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। छात्र हैं तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। आपको कोई छात्रवृत्ति या फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है। और इसके बाद अंतिम डेट है 30 मार्च, दिन है गुरुवार, समय है 4:15 बाद दोपहर। चंद्रमा कर्क राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे और इसका वही प्रभाव होगा जो मैंने शुरू में बताया है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब इन शुभ योगों का पूरा लाभ लेने के लिए आप देवगुरु का भी उपाय करें और चंद्रमा का भी उपाय करें। तो चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की आराधना करें और चंद्रमा को पूर्णमासी के दिन अर्घ्य दें। जहाँ तक देवगुरु की बात है, बात करते हैं विस्तृत उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है,
शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।